चलिए दोस्तों, हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी यह क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट एग्ज़ाम में जितना ज़रूरी आपके लिए नए स्टडी मटेरियल है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इसलिए अब यहाँ पे आपको नए स्टडी मटेरियल के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट का वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए हम सब आगे बढ़ते। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम से लिए गए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए हम सब क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें आज हम सब दोस्तों ईवीएस को कवर करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला इसमें क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। यहाँ पे सोचने वाली बात है, देखने वाली कि इसमें नहीं पूछ रहा है कि बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, या फिर बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, या फिर बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। देखिए, जब यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, क्योंकि बच्चे कम गलतियाँ करें। यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा आपका। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को स्वतंत्र वातावरण से में अधिगम कराया जाना चाहिए। कैसे? स्वतंत्र वातावरण में अधिगम कराया जाना चाहिए। उन्हें शिक्षण भ्रमण भी कराया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, भ्रमण विधि से जब शिक्षण विधि की बात होती है तो उसमें आता है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि के द्वारा बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपयोगी अगर कोई विधि है तो वो आपकी भ्रमण विधि है। भ्रमण विधि में बच्चे खुद जाके आकलन अवलोकन करते हैं। हाँ, किसी चीज़ का खुद से सामने से देखकर उसके बारे में समझते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर विधि की बात हो तो भ्रमण विधि होता है। कह रहे हैं ताकि छात्र प्रकृति को प्रत्यक्ष अनुभव करें, जिससे बच्चे अपने मन में उत्पन्न समस्याओं का समाधान के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछ सकें। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को करके सीखने, प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन इस बात का समर्थन नहीं करता है कि बच्चे कम गलतियां करें। बच्चे अपने गलतियों द्वारा ही सीखते हैं। पर्यावरण या कभी नहीं कहता कि हाँ बच्चे कम गलतियां करें। बच्चे जितना ज़्यादा गलतियां करेंगे वो गलतियों के माध्यम से ही सीखते हैं। अगर हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो अगर कोई बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन एक चीज़ वो ज़रूर सीखता है, वो गलतियाँ करता है, और गलतियों के माध्यम से ही वह सीखता है। जितना बच्चा जितना ज़्यादा गलती करेगा उतना ही ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है। इसीलिए इसको हम सब ऑप्शन नंबर ए सही माने हैं। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, करें एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। एक शिक्षिका है जो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पौधे के बारे में पढ़ाना है। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला है समूह में पत्तियों का संग्रह करना। अब पहला। दूसरा क्या है, पत्तियों के आकार, स्वरूप, अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा, अन्य वनस्पति संग्रहालय बनाना। अब इसका हम ऑप्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं पूछ रहा है अगर यहाँ पे पूछता किस चीज़ का प्रोत्साहन देना चाहिए तो अलग होता। यहाँ पे पूछ रहा नहीं देना चाहिए। आप पहला ऑप्शन है, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनका नाम याद करने में बच्चे की पहल, या फिर बच्चे के द्वारा कार्य का विस्तार, या फिर बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, या फिर बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। इसमें अगर हम सब राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चे की पहल। अब आप ही बताइए दोस्तों कि एक कक्षा 4 का विद्यार्थी है, वह कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों का नाम याद कर पाएगा? नहीं, संभव नहीं है ये चीज़। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि कक्षा 4 के
विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के आधार पर ही किसी विषय के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। अब पौधे के भागों का अध्ययन करते समय बच्चों के एक सीमित संख्या में अलग अलग पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करवाना चाहिए, किसे सीमित संख्या में ही, तथा उनका नाम याद कराना चाहिए, क्योंकि अधिक संख्या होने के कारण कक्षा 4 के विद्यार्थी पत्तियों के नाम याद करने में सक्षम नहीं होंगे। यहाँ पे करें सीमित संख्या, जब सीमित संख्या रहेगी तभी बच्चे याद कर पाएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों के नाम याद कराएंगे तो फिर बच्चे कैसे याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं पूछ रहा है, यह कह रहे हैं बच्चों का पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, या फिर शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, या फिर बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। अब इसको हम आंसर समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय अब किन बातों का ध्यान शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। इसमें नहीं पूछ रहा है बच्चे के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए, ये तो सही है, क्योंकि बच्चे के पूर्व ज्ञान से ही जोड़ के जब हम सब बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे। अब कह रहे हैं शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना चाहिए। ये भी सही है कि आप बच्चों को जब भी कुछ सिखाएं तो पहले समझ लें हाँ वो जानता है कि नहीं जानता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को कुछ बात और उसको पता ही नहीं है, इसलिए पहले हम उसको पूर्व ज्ञान को समझ के तभी बढ़ाना चाहिए। करें बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि आपके बच्चे के सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा, सिर्फ कुछ पहलुओं पर ध्यान नहीं देना होगा। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका के द्वारा बच्चों के केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए, बल्कि बच्चों के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी बच्चों में विषय से संबंधित ज्ञान की परिपक्वता आएगी, तत्पश्चात उसके ज्ञान का आकलन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यहाँ पे समुदाय की बात कर रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि उसको आपको बताना है। कह रहे हैं कि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। कैसा है? सस्ता संसाधन है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, या फिर इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। कह रहे हैं कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। देखिए अब यहाँ पे समुदाय की बात हो रही थी, इसमें आपका डी आंसर सही होगा। कह रहे हैं कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? अवसर उपलब्ध कराता है। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसा है? सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि समुदाय में बच्चा स्वयं को सुरक्षित से अपने से जुड़ाव महसूस करता है, तथा साथ ही बच्चे को वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे बच्चे में तेजी से अधिगम क्षमता का विकास होगा। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 1:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 22 से 68 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल। इसमें देखिए दोस्तों, यह मैथ का सवाल पूछा है, इसका हम राइट आंसर समझ लेते हैं, बाकी हम मैथ जब सॉल्व कराएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे हम। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या है, लेकिन अभी व्याख्या ऐसे बिना
वाइट बोर्ड पे समझने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई, कहाँ से, नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? इसको आपको बताना है। गोदावरी, गंगा, कृष्णा या फिर नर्मदा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमसे पहले अगर समझ लें कि जैसे संभावना नहीं, इसमें नहीं पूछ रहा है, पहले हम अगर मान लीजिए हमको गोदावरी के बारे में नहीं पता है, कृष्णा के, नर्मदा का मान लीजिए सब नहीं पता है, लेकिन हम गंगा को पता होगा कि आपके गंगा की नदी कहाँ से निकली है, कहाँ तक जाती है। अगर इसके जरिए हम कनेक्ट करके देखेंगे तब भी आंसर आपका जल्दी से मिल जाएगा। अब देखिए, गंगा उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलते हुए आपकी आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में आती है, बिहार से होते हुए आपके पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इस रूट पे कहीं पे भी आपका दिल्ली नहीं आ रहा है, फिर जाहिर सी बात है ना, जब दिल्ली नहीं आ रहा है तो फिर यह नदी नहीं पड़ेगी, कौन सी, गंगा नदी। बाकी आपकी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, जब एक आपका खुद ही क्लियर हो गया बाकी सारे आंसर राइट होंगे, इसलिए गंगा नदी नहीं आएगी। अब हम इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरप्रीत दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गंगा नदी को नहीं पार करेगा, क्योंकि गंगा नदी दिल्ली के पूर्व से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दिल्ली से चेन्नई जाने में क्रम में गुरप्रीत नर्मदा जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, गोदावरी महाराष्ट्र में है और कृष्णा आंध्र प्रदेश नदी को पार करेगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों पर कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन ए जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या फिर दार्जिलिंग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान की जब भी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लद्दाख। वही कह रहे हैं कि लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख भारत में के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, करें कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से ठंडा उसी से गर्म, क्या है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। किसके द्वारा? जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे। अब यहाँ पे आपको जाकिर हुसैन को बताना है, जाकिर हुसैन जब उनके मृत्यु के समय वो क्या थे। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उप राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। इसमें दोस्तों आपको सबको ही पता होगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वह भारत के राष्ट्रपति थे। लगभग इनका जो कार्यकाल था 67 से 69 था। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन से थे? तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान ही इन्हें 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक लिखी है। अब अगला क्वेश्चन हम सब समझते हैं। करें खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण पूछ रहा है इसमें। खाद्य संरक्षण करें कि आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम या फिर कच्चा आम अचार। अब इसको क्वेश्चन को हम कनेक्ट करने का प्रयास, देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा खाद्य संरक्षण, मतलब कि यहाँ पे खाद्य संरक्षण जैसे आलू चिप्स है, इससे बनाएंगे तो हम ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। सेब जैम है, इसको भी रख सकते हैं। कच्चा आम अचार है, ये भी रख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए दूध से जब हम पनीर बनाएंगे इसको हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। यहाँ पे संरक्षण की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दूध पनीर। अब इसकी व्याख्या समझते हैं।
यहाँ पे कह रहे हैं कि खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर ज़्यादा देर तक संरक्षित करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जबकि आलू से चिप्स, कच्चे आम, अचार, ये सब आप ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। कह रहे हैं निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ को तनों की लकड़ी से बने ढालू छतें हैं, या फिर पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर हैं, या फिर पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं, या फिर लकड़ी के फर्श हैं। ऑप्शन पहला है, लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? कहाँ पर? लेह और लद्दाख में। इसमें ऑप्शन अगर हम देख लें दोस्तों, कह रहे हैं कि अब आपको यहाँ पे देखना होगा, हमने थ्योरी क्लास में बताया था आपको कि लेह लद्दाख में किस प्रकार से घर बनते हैं, उसको आपको इसमें समझना होगा। कह रहे हैं कि BCD मतलब पेड़ के तनों और लकड़ी के बने ढालू छत, या फिर CDA, या फिर ADE, या फिर ABC। अगर हम इसका आंसर जानने का प्रयास करें तो दोस्तों, लेह और लद्दाख में निचले मंजिले में कोई खिड़की नहीं होती। ऐसे घर लेह लद्दाख में बनते हैं क्योंकि वहाँ पे जो कि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इस तरीके से बनते हैं। कह रहे हैं पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू छत, ये आपका नहीं होगा। सी कह रहे हैं पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने घर। देखिए दोस्तों, ऐसे घर जो है आपका, हम सब उसमें पढ़े थे अच्छे से कि ऐसे घर आपके असम में पाए जाते हैं, या खंभों होगा या फिर बाँस के जरिए से हम इससे 10 से 12 फीट ऊपर ऐसे घर का निर्माण करते हैं। ये आपका असम में पाया जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी आपका राइट आंसर होगा। और लकड़ी के फर्श, ये भी आपका राइट आंसर होगा। इसमें ए होगा, D और E, मतलब ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर, A, D और E। चलिए हम सब इसकी व्याख्या समझते हैं। करें लेह एवं लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है, जहाँ ठंड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी होती है। यहाँ के घर मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। यहाँ के घरों की विशेषताएं होती हैं। यह सब जो है इनके घरों की विशेषताएं हैं। यह क्वेश्चन, इस जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, यह पेपर आपका 2015 का पेपर है। चलिए हम सब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कह रहे कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडा दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे को साथ इन अंडों को भी सेता है। देखिए वहाँ पे कौवे की बात कर रहे हैं, तो यह कह रहे हैं पेड़ की ऊंची डाल पर। यहाँ के कहने का तात्पर्य, इसको आप ध्यान दीजिएगा, कौवा जब भी अपना घोंसला बनाता है उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे होता है इसका घोंसला। जहाँ पे बनाएगा उस पेड़ की जो भी डाल रहेगी उस सबसे ऊंची डाल पर यह अपना घोंसला बनाता है। कौन? कौवा। करें यह पक्षी, इसका पक्षी का नाम आपको बताना है। किलचिड़ी, बसंत गौरी, शकरखोरा, कोयल। इसका आंसर आप सबको ही पता होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर, कोयल। कोयल जो है वह घोंसला नहीं बनाती, बल्कि वह कौवे के ही घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा इसको सेता है। इसकी व्याख्या समझते हैं। करें कोयल घोंसला नहीं बनाती है, अतः कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कौवा कोयल के अंडे को अपना समझते हुए उसे सेता और पालता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? इसमें बीज आपको बताना है। गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर बीज की बात करें, गेहूँ आप सबको पता ही होगा कि हाँ ये बीज है। काली मिर्च ये भी आपको पता होगा, सौंफ ये भी आप सबको पता है, लेकिन इसमें साबूदाना एक आ गया है। ये साबूदाना जो है बीज नहीं है। अब इसकी व्याख्या समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि गेहूँ, काली मिर्च एवं सौंफ बीज होते हैं, क्योंकि
इनसे पुनः नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है, जबकि साबूदाना बीज नहीं है, क्योंकि यह साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है। रेहाना अपने परिवार के साथ कहाँ पे जाती है? केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। कैसे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं? ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्ष से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? अब यहाँ पे समझने वाली बात दोस्तों है कि केरल में आपको पहले ये तो जानना होगा कि हाँ केरल में कौन से वृक्ष सबसे ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। शिमला में जो, अगर शिमला की बात हम सब समझे तो दोस्तों शिमला में सबसे ज़्यादा देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन कह रहा है कि उससे भिन्न है। अब आपको ऑप्शन दिया है, नारियल है या फिर सेब है या फिर लीची है या फिर चीड़ है। अब दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में सबसे ज़्यादा नारियल पाए जाते हैं। अब अगर यहाँ पे केरल की बात हो रही थी, केरल के बारे में और हम सब समझ लेते हैं। केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों जिसका नाम है ओणम। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केरल, इसका त्यौहार का नाम क्या है? ओणम। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में किया जाता है। किस महीने में? सितंबर महीने में किया जाता है। इसका आयोजन किया क्यों जाता है इसको हम समझ लेते हैं। इसका आयोजन राजा महाबली के स्वागत में किया जाता है। किसके? राजा महाबली के स्वागत में। और यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। कितना? 10 दिनों तक चलता है। और इसमें एक फेस्टिवल वहाँ पे और होता है, नौका दौड़, जिसे हम बल्लभकारी भी कहते हैं। इसी 10 दिन के अंदर इसका भी इसी का भाग होता है, जो ओणम का ही भाग होता है, बल्लभकारी उत्सव। अब चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं केरल में नारियल के वृक्ष बहुआयत मात्रा में पाए जाते हैं तथा ये अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं, जबकि शिमला में पाए जाने वाले वृक्ष कम ऊंचाई के होते हैं। अतः रेहाना ने केरल में नारियल के वृक्ष देखे होंगे। अगला है, कह रहे हैं कि बच्चे के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए, उनके भीतर बीज होते हैं। आपको ऐसे ऐसे सब्जियों को चुनना है जिसके अंदर बीज होते हैं। कह रहे हैं आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज या खीरा। देखिए दोस्तों, अब देखिए आलू की बात हो, आलू के अंदर तो बीज होते नहीं हैं, ये आपका आंसर पहला कट गया। फिर टमाटर के अंतर्गत बीज होते हैं। अब नाशपाती आई, नाशपाती के भी अंदर बीज होते हैं। चीकू, इसके अंदर भी, भिंडी, करेला, लेकिन प्याज में बीज नहीं होते दोस्तों, प्याज हट जाएगा। और खीरा में भी बीज होते हैं। अब हमको ऑप्शन चेक करना है। टमाटर 3 में है, एक ऑप्शन पहला ही कट गया। इसके बाद नाशपाती 3 में है, यहाँ तक हम साथ चलते हैं। फिर एक बार चीकू आया, चीकू देखिए पहले ऑप्शन में नहीं है, इसको हम काट देंगे। फिर भिंडी समझते हैं, भिंडी भी यहाँ 3 में, दोनों में है। अब करेला समझते हैं, यहाँ पे करेला है, यहाँ पे खीरा है, लेकिन इस बी वाले में करेला नहीं है, लेकिन करेला आंसर आपका होगा, इसलिए इसमें करेला भी है और खीरा भी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, एक खीरा बीज युक्त होते हैं, क्योंकि यह फल हैं जो फूल के रूपांतर से बनते हैं, जबकि आलू एवं प्याज बीज युक्त नहीं होते हैं। चलिए हम सब आगे यहाँ पे कह रहे हैं नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है। कौन? नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है पहला पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कंजीवरम, या फिर कलमकारी और चंदेरी, या फिर कलमकारी और कंथा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझने वाली यह बात है, आंध्र प्रदेश में आपको जानना होगा कि आंध्र प्रदेश में जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसमें यह ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि पोचमपल्ली और कलमकारी यह 2 प्रकार की साड़ियाँ हैं जो कि आंध्र प्रदेश में बनाई जाती हैं। अब इसकी व्याख्या समझते हैं। वही कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर डिजाइन बनाई जाती है जिन्हें पोचमपल्ली और कलमकारी कहा जाता है। नीता ने यही 2 साड़ियाँ खरीदी होंगी। अगला क्वेश्चन है,
करें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। ऑप्शन है मलेरिया, पोलियो, निमोनिया और चेचक। कहने का तात्पर्य है जहाँ पे पानी एकत्रित होता है, गंदा पानी एकत्रित रहता है, उससे कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं उसको आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। रुके हुए पानी से, जो इकट्ठा हुए पानी से बीमारी होती है उसका नाम है मलेरिया। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मलेरिया जल जनित रोग है। कैसा है? जल जनित रोग है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। किसके लिए? मच्छरों के लिए, जिनके काटने से मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं। जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनिया नामक जीवाणु से होते हैं तथा पोलियो विषाणु जनित एवं चेचक भी विषाणु जनित रोग है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पोलियो विषाणु जनित रोग है तो है दोस्तों, और चेचक भी विषाणु जनित रोग है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। असम, यहाँ पे राइट आंसर बताना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि असम में बिहू, उड़ीसा में भरतनाट्यम, तमिलनाडु में लावड़ी या फिर कर्नाटक में कथक। अब इसका जो कि कौन सा जोड़ा सही है उसको आपको चॉइस करना है। अब देखिए दोस्तों, जो असम होता है, असम में बिहू एक होता, बिहू है, बिहू फेस्टिवल वहाँ पे बहुत ज़ोरों से मनाया जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। हम सब थ्योरी के क्लास में इसको सब अच्छे से समझे थे। अब उड़ीसा में करें भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपको पता होगा, हम सब इसमें चर्चा किए थे, या तमिलनाडु में होता है। और जो लावड़ी है यह पुणे में होता है। अब कथक जो है, कथक है, यह आपका उत्तर भारत के राज्यों में होता है। अब हम इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं बिहू असम का लोक नृत्य है। क्या है? बिहू असम का लोक नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का और लावड़ी पुणे का तथा कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कैसा है? शास्त्रीय नृत्य है। अब उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य अगर बात करें उड़ीसी है, तथा कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। कह रहे हैं एस्किमो अपने घर के इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? एक शिकारी होते हैं जिनका नाम हम एस्किमो शिकारी के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि यह अपना घर इग्लू, जिसे हम इग्लू के नाम से जानते हैं उनके घर का, वो कह रहे हैं बर्फ से निर्माण करते हैं। किससे? बर्फ से निर्माण करते हैं। इसका क्या कारण है? क्यों अपना वह घर बर्फ से निर्माण करते हैं? अगर आपने क्लास को अटेंड किया रहा होगा तो इस पर हम सब चर्चा किए थे अच्छे से, जब हम सब आवास को विषय वस्तु में आवास को कवर कर रहे थे। पहले हम इग्लू घर के बारे में समझ लेते हैं। यह गुंबद के आकार का होता है। कैसा? गुंबद के आकार का होता है, और इसका जो एंट्री पॉइंट है जहाँ से प्रवेश करते हैं बहुत छोटा सा बनाया जाता है। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। कैसा? अस्थायी निवास होता है। और एस्किमो शिकारी पाए कहाँ पे जाते हैं? जैसे अमेरिका में, रूस में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में, आर्कटिक और उपनगरीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब इसकी हम व्याख्या, इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं। इसमें ऑप्शन से कौन सा सही है? कह रहे हैं कि बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, पहला ऑप्शन। या फिर बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। या फिर बर्फ़ मुफ्त में मिलती है तथा अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। अगर इसकी हम राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों सी और डी तो होगा नहीं, दोनों कट जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं कि बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देते हैं। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। कह रहे हैं कि एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाले जनजाति हैं जो बर्फ़ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। एस्किमो
बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मियों को बाहर जाने से रोकती हैं, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, इसको विशेषता आपको बताना है। करें जड़ शाखाओं से नीचे लटकती हैं, या फिर इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, या फिर जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, बरगद, ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। जो यहाँ पर नहीं पूछा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो विशेषता इनकी नहीं है, इनकी शाखाएं नीचे लटकती हैं, ये भी विशेषता है। इसके ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी सही है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, ये भी सही है। लेकिन जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। करें बरगद के पेड़ की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। करें एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य, आप समझ लीजिए कि आप पर्यावरण के शिक्षक हैं, नए एकदम, आपको पढ़ाना है। सबसे पहले आप कैसे पढ़ाएंगे, सबसे पहले क्या चीज़ की प्राथमिकता देंगे, उसको आपको बताना है। करें कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को पहचान करना, या फिर शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, या फिर शिक्षार्थियों का समाज संस्कृत प्रोफाइल विवरण तैयार करना, या फिर पहले से पाठ योजना तैयार करना। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो कि ऑप्शन नंबर होगा ए होगा नहीं, क्योंकि आप अभी एकदम नए आए हैं। पहली प्राथमिकता, आप कैसे बच्चों से कनेक्ट होंगे। सबसे पहले तो आप बच्चों को समझना होगा, बच्चे कैसे हैं, क्या वो जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। अगर इन सब बेस पर हम समझने का प्रयास करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षार्थियों का समाज संस्कृत प्रोफाइल विवरण को तैयार करना। क्योंकि आप जब उनके बारे में, हर बच्चे के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, कौन बच्चा क्या है, कैसा बोलता है, कौन बच्चा सुनने में ठीक है कि नहीं ठीक है, मतलब जिसकी जितनी भी कमियां रहेंगी आप जब समझ लेंगे, तब आप अपने कक्षा का संचालन अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप ऐसा समझ लीजिए, आपके क्लास में कोई बच्चा है जो नहीं सुन पाता, आप आए क्लास में पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आधे घंटे पढ़ाने के बाद आपको पता लगा कि यह बच्चा नहीं सुन पाता, तब आपकी पूरी पढ़ाई बेकार चली गई ना। फिर इसीलिए पहले आपको, नए अगर आप टीचर हुए, सबसे पहले बच्चों को समझना होगा, हर बच्चों को आपको जानना होगा कौन बच्चे कैसे हैं, फिर तभी आप अपना क्लास शुरू करिए। इसीलिए समाज संस्कृत प्रोफाइल विवरण तैयार करना, सी इज राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या अगर समझने की बात करें तो कह रहे हैं, शिक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि कक्षा में जो अलग अलग सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्र के बच्चे की पहचान की जाए, तत्पश्चात उन्हीं के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे के अधिगम में किसी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न हो। जब हम हर संस्कृति के बच्चों को एक साथ पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तब सभी बच्चे बहुत आसानी से सीखेंगे और उनका अधिगम भी बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि जब उनके समाज से, उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ हम कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि कविताएं और कहानियों पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चे के परिवेश में समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, या फिर विभिन्न अमूर्त अवधारणाएं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, या फिर सृजनात्मक और सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती हैं। इसमें आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो कहानियाँ विधि से बता रहे हैं कि कविता और कहानी पर्यावरण अध्ययन की, अगर कहानी विधि की हम शिक्षण की बात करें, शिक्षण विधियों में अगर हम सब बात करें तो कहानी विधि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि आती है। कौन सी? कहानी विधि।
इसमें अगर हम सब देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। ए, बी और डी बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, राइट आंसर है। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, ये भी आपका राइट आंसर है। लेकिन सी ऑप्शन अगर आप समझने का प्रयास करें तो विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मक और संदर्भोध का पोषण कर सकती हैं। अब इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि कविता या कहानी परिवेश अध्ययन की अंतर वस्तु का पढ़ाने में प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि कहानी बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं, साथ ही समृद्ध अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं तथा कविता या कहानी के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता तथा संदर्भबोध का पोषण करके उनका विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा 5 के शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकार को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ईंधन संरक्षण की बात कर रहा है। आपके इसका आंसर ईंधन संरक्षण को ही ध्यान में देकर देना होगा। कह रहे हैं संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र या फिर पाठ्य पुस्तक। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र। अब इसकी अगर व्याख्या समझने का प्रयास करें तो दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए समाचार पत्र सबसे उपयुक्त सामग्री होती है, क्योंकि समाचार पत्रों में तात्कालिक परिस्थितियों एवं उसके लिए किए गए कार्यों का विवरण दिया होता है, जिस कारण बच्चे में अधिक वास्तविक ज्ञान की क्षमता का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को आप क्या कहेंगे? यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना या फिर घटना, वृत्तांत, अभिलेख। इसमें आपका राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हम पोर्टफोलियो ही कहेंगे। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को जिस फोल्डर के अंतर्गत रखा जाता है उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? ये क्यों शामिल किया गया है? इसका क्या कारण हो सकता है? इसको हमको समझना है। पहला कह रहे हैं यह घटना अंतरिक्ष यात्री की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती देती है, या फिर यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं होगा, बाकी सभी होंगे, ए बी सी। अब इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ए बी सी। यह घटना, तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। अब इसकी व्याख्या समझते हैं तो और अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में एक पाठ है पर्यावरण में, जिसका नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। विषय वस्तु शामिल करने पर छात्रों को निम्न जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। पहला है अंतरिक्ष यात्रियों के जीव संबंधित घटनाओं की जानकारी, अंतरिक्ष की स्थिति की जानकारी, लड़कियां भी कई कार्य करती हैं तथा स्त्री पुरुष लिंग आधारित व्यवस्था की जानकारी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। शिक्षार्थियों के चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, या फिर प्रश्न प्रकरण को
संदर्भ फर्क बनाने में मदद करते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे कम प्राथमिकता वाला बात कर रहे हैं, सबसे कम प्राथमिकता है तो सभी, लेकिन जो सबसे कम है वह ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा का प्रारंभ प्रश्न पूछने के साथ करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थियों के चिंतन उद्दीपित किया जाए ताकि विषय वस्तु पर चिंतन करने की को तैयार हो जाएं। साथ ही विद्यार्थियों में उत्सुकता का संचार हो। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ फर्क बनाने में भी इसका उद्देश्य होता है। प्रश्न पूछ कर शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित करना उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि, पहला ऑप्शन है, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, या फिर सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। इसमें आपका राइट आंसर डी होगा, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें नहीं पूछा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। करें यह प्राकृतिक समाज संस्कृत परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। उसकी व्याख्या समझते हैं। करें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पुस्तक इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि वह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में ज्ञान को सीमित कर देगा तथा विद्यार्थियों में चिंतन का विकास नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में किसे प्रस्तावित नहीं करती है। ऑप्शन है, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, या फिर विषय अनुसार उपागम। अगर इसमें देखिए दोस्तों नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। यहाँ पर यही कह रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संदर्भ संबंध राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने पर जोर नहीं देती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, करें प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। ऑप्शन है, स्थान के सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। अगर इसमें हम सब समझने का प्रयास करें तो स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ ये आपका होगा ही, क्योंकि बिना स्थानों के स्थानों की समझ से आप मानचित्र नहीं बना सकते। स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ ये भी आप जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि स्थानों की दूरी आपको पता होगी तभी कौन राज्य, या फिर अगर राज्य के ही आप दर्शा रहे हैं तो पता होना चाहिए ना कितनी दूरी पे है। और करें प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ ये भी होगा। फिर करें स्केल पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, जो कि ये नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए बी सी ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पे कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को मानचित्र बनाने
जने के लिए विद्यार्थियों को स्थानों के सापेक्ष स्थिति, दूरी एवं दिशाओं के साथ साथ प्रतीकों एवं पैमानों को समझना आवश्यक होता है। ड्राइंग करना मानचित्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ड्राइंग करना जो है मानचित्र का हिस्सा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे करें प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। ऑप्शन है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, या फिर पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापने, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, या फिर भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें नहीं पूछ रहा है तो विज्ञान के आधारित प्रत्ययों सिद्धांतों को रटकर याद करने ला। कभी भी आपको जब भी रटकर क्वेश्चन पूछें तो वह विकल्प हर समय आपका गलत होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसको हम व्याख्या समझते हैं। करें पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य अवधारणाओं को समझना तथा चिंतन करके अपनी अभिव्यक्ति देना है। इससे छात्र की बौद्धिक स्तर पर वृद्धि होगी। सिद्धांतों को रट कर याद करना या कराना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अब इसी के साथ यह सेशन हम समाप्त करते हैं दोस्तों। आपसे फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।